हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक तो ऐसा स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को कम बेसी कर सकते हैं इसको यूज करके। ओके ना? तो जैसे मान लेते हैं हमारा घर में जो ट्यूबलाइट लगा होता है, ओके, और ऐसे नहीं, अच्छा एग्जांपल हो गया हमारा मोबाइल लगा होता है। ओके, तो मोबाइल में क्या होता है, बहुत कम वोल्टेज उसको जरूरत पड़ता है उसको चार्जिंग करने के लिए। लेकिन अगर हमारा घर में जो वोल्टेज सप्लाई आता है वो आता है कितना, 220 वोल्ट। अगर मैं आरएमएस वैल्यू का बारे में बात करूँ तो 220 वोल्ट आता है। तो अगर मैं उसको डायरेक्ट उसको एक स्विच के थ्रू में लाके लगा दूं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये फट जाएगा। कौन सा चीज? मोबाइल फट जाएगा। तो इसीलिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसका थ्रू में वो मोबाइल में जो है कम वोल्टेज पहुंच सके। वोल्टेज में उसका मोबाइल में 10-12 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा, अगर तो 10-12 वोल्ट वहां तक पहुंच सके तो उसका कोशिश होना चाहिए। ओके ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अडेप्टर लगाते हैं जो चार्जर हम बोलते हैं। वो उसके अंदर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। वो ट्रांसफार्मर करता है क्या है, वो जो वोल्टेज हमारा आता है वो वोल्टेज को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही है कि वोल्टेज को कम बेसी कर सकता है। ओके ना? सो इसमें लेकिन एक चीज होता है क्या, यहाँ पे जो वोल्टेज कम होता है तो उसके साथ क्या होता है कि करंट बढ़ जाता है। अगर वोल्टेज बढ़ जाता है तो करंट घट जाता है, ऐसे ही होता है। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक AC device with which voltage can be, of course AC voltage can be increase or decrease, इंक्रीज और डिक्रीज। एसी वोल्टेज जो है उसको हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? इफ वोल्टेज इंक्रीजेस विथ ट्रांसफार्मर with the help of transformer, then it is step of ट्रांसफार्मर। ओके, अगर वोल्टेज बढ़ता है तो यह हमारा स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। इफ वोल्टेज डिक्रीज with the help of the transformer, then it is step down transformer। ये हमारा बेसिक चीज हो गया कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी होता है कि जब वोल्टेज बढ़ता है तो करंट घट जाता है, जब करंट बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ जाता है। एनीवे, हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में बात। बस बेसिक सा चीज समझ जाओ कि ट्रांसफार्मर में क्या हम करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं या वोल्टेज घटाते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, अगर वोल्टेज घटाते हैं तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये ट्रांसफार्मर फिर कौन सा प्रिंसिपल से काम करता है, तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर वर्क्स with the principle of mutual induction। ओके, अब पूछोगे सर म्यूचुअल इंडक्शन जो है हम तो भूल गए क्या है, बता रहा हूं।
म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? अगर एक कॉइल में करंट चेंज होता है तो दूसरा कॉइल में ईएमएफ बनता है। तो यही प्रिंसिपल को यूज करके ट्रांसफार्मर जो है काम करता है। ओके, अब चलो पता करते हैं कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का क्या इंट्रोडक्शन, कि ट्रांसफार्मर होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लिए। ओके, अच्छा और कहाँ ट्रांसफार्मर यूज होता है, एक्चुअली लगाते कहाँ है? एक तो मैं एग्जांपल दिया, हम अडैप्टर में लगाते हैं जो हमारा मोबाइल चार्जिंग करते हैं, और बहुत सारी जगह में हम लोग यूज करते हैं। और जो बाहर में हम लोग देखते हैं कहाँ लगता है, हमारा इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन में लगता है, हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उस जगह में ट्रांसफार्मर लगता है। तो ट्रांसफार्मर देखो इलेक्ट्रिसिटी बनाता नहीं है, इतना ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बनाता नहीं है ट्रांसफार्मर। क्या करता है फिर? वो जो इलेक्ट्रिसिटी बना हुआ है वो कुछ वोल्टेज उसमें बना होगा तो वोल्टेज को बढ़ा देता है। ओके, बढ़ा के छोड़ता है। जहां पे पावर जनरेशन होता है उस जगह में जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो क्या करता है? वोल्टेज को बढ़ा देता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि वोल्टेज को बढ़ाने का क्या जरूरत पड़ा। ओके, जो वोल्टेज वहां पे जनरेट होता है डायोड देने से क्या दिक्कत है, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमको फायदा क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। फिर हमारा जैसे राउरकेला में आ गया पावर जनरेट हुआ, मान लेते हीराकुद से जनरेट हुआ, तो उसके बाद हमारा राउरकेला में आ गया वो, तो उसको उतना वोल्टेज हमारा घर में आएगा तो घर में सारे चीज जल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, वो वोल्टेज को फिर वो कम करता है। कम करने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं यहाँ पे जो सब स्टेशन होता है वहां पे। तो वहां पे ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो जो वोल्टेज ज्यादा होके आता है उसको कम कर देता है। कम करने का बाद हमारा घर में सप्लाई आता है, 220 वोल्ट करके सप्लाई करके देते हैं। ओके ना, सो यही चीज होता है ट्रांसफार्मर में। तो पता चल गया ट्रांसफार्मर क्या होता है, कहाँ लगता है, थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दिया कि स्टैटिक है, मतलब ये मूविंग पार्ट इसका कुछ है नहीं। तो ये एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। अगर बढ़ा रहा है तो स्टेप अप और घटा रहा है तो स्टेप डाउन। तो ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल में काम करता है। ओके, चलो अभी ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है उसको देखते हैं। ओके, ऐसे देखेंगे तो क्या नाम है उसका, ओरिजिनल मतलब प्रैक्टिकली जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा अलग टाइप का होता है। वो तो 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर सब होता है, बट हम लोग बेसिक सा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्शन में काम कैसे करता है या फिर वोल्टेज को बढ़ा घटा कैसे रहा है। ओके, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे है, कैसे बना हुआ है कंस्ट्रक्शन। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफार्मर कैसे बनता है, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर लिया जाता है। सॉफ्ट आयरन कोर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं, सारी चीज बताऊंगा कि ये क्यों लेते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर लेने का क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं मैं एक बना रहा हूं, आयरन कोर बना रहा हूं, ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन कोर एक तो। ओके, तो ये थोड़ा आइडिया हम लोग कर सकते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन कोर है। ओके, 3 डायमेंशन फिगर है, थोड़ा गेस करना पड़ेगा कि किस टाइप का है ये। तो नजर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कॉपी है ना।
ये कॉपी मानते क्या है, तो कॉपी है ही। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जगह में काट देता हूँ, ये वाला बीच वाला पार्ट जो है काट के निकाल देता हूँ। जब हम बीच वाला पार्ट काट के निकाल देंगे क्या होगा, कुछ इस टाइप का फिगर बनेगा। ओके, मतलब ये हो गया। देखो इसका पेजेस जो इसका पेजेस जो दिखाई दे रहा है ना, ये पेजेस सब मिला के क्या कर लिया मैं, एक तो मोटा सा कॉपी बना लिया। और ये जो पेजेस जो है, ये सब पेजेस एक के ऊपर दूसरा, दूसरा के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, ऐसे करके रखा गया। और ये क्या हो गया, आयरन कोर होता है, आयरन का बना होता है, आयरन शीट्स हम बोल सकते हैं, आयरन शीट। जैसे ये वाला आयरन शीट है, मान लेते हैं। ओके, यू कैन सी हियर नाउ, ये बीच से कट गया है, ये हमारा एक पेज है। ऑलराइट, ये दूसरा पेज है। ये जैसे पहला पेज मैं दिखा रहा हूं, शीट बोलने से चादर। ओके, ये एक आयरन शीट हो गया। ऑलराइट, एक और हम आयरन देंगे, क्या, ये वाला दूसरा आयरन शीट हो गया, इसका ऊपर ऐसे चिपका दिया। ऐसे करके मान लेते हैं मैं 100 ठो चिपका देता हूँ, या फिर मैं 500 ठो चिपका देता हूँ, तो ये मोटा बन जाएगा ना, हमारा कॉपी जैसा बन जाएगा। अच्छा, ये जो आयरन शीट में दिखाया, ये आयरन शीट में क्या होता है, लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट करके क्या किया जाता है, एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरा के ऊपर चौथा। उसके बाद क्या करते हैं, ये साइड में होल कर देते हैं, नट बोल्ट पे क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। तो क्या ये आयरन कोर जैसा बन जाता है। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर आयरन कोर हो गया। रेक्टेंगुलर आयरन कोर में क्या किया जाता है, हम लोग वायर ला के क्या कर देते हैं, उंड कर देते हैं। इसका 2 ठो लिंब में या फिर 2 ठो लेग में, 4 ठो लेग हो जाएगा ना, उसमें से 2 लेग में हम वायर देके उंड कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कर रहे हैं, ओके, एक साइड में हो गया, दूसरा साइड में कुछ ऐसा है, मान लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैं वाइंडिंग किया या फिर तार इसमें लपटा, तो क्या होता है कि एक साइड में मैं क्या क्या कम नंबर ऑफ टर्न्स कम है, और एक साइड में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है मान लेते हैं N1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो मैं जो दिखाया उस हिसाब से N1 लेस देन N2 है। तो दोनों तरफ का नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ओके, वन इज N1, वन इज N2 सपोज। ओके, अगर मेरे को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे, ऐसे हम लोग जो बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक्चुअली वो 2 ठो नहीं होता है, एक ही ट्रांसफार्मर होता है। उसका जो प्राइमरी साइड जो है, जिस साइड में मैं कनेक्ट करूंगा, अगर वोल्टेज मेरे को बढ़ाना है तो जिस साइड में मेरे को वोल्टेज इनपुट देना है, उस साइड को हम प्राइमरी बोलते हैं हमेशा, और दूसरा साइड को सेकेंडरी बोलते हैं। अगर मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो इनपुट है ये साइड में ले लूंगा, जिस साइड में कम नंबर ऑफ टर्न्स है उस साइड में ले लूंगा। ये इनपुट हो गया, इनपुट वोल्टेज इज दिस वन, और इसको मैं तब बोलूंगा क्या, प्राइमरी, और ये ऑब्वियसली मेरा हो जाएगा क्या, सेकेंडरी। तो ऐसे ही अगर मेरे को वोल्टेज कम करना है तो मैं क्या करूंगा, इस तरफ लगा दूंगा हमारा इनपुट वोल्टेज, तो ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली क्या होता है, अभी मैं फिर से थोड़ा बता देता हूं। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर soft iron core. Okay, the iron core is made by
thin rectangular iron sheet, लेमिनेटेड लिख सकते हैं, लेमिनेटेड आयरन शीट kept one over the other and are bolted together tightly. Bolted together tightly. ये हो गया हमारा क्या, इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब आयरन कोर का कंस्ट्रक्शन। अब क्या क्यों हम करेंगे वो पता चलेगा बाद में, कि मैं बताऊंगा थोड़ा देर का बाद जब हम लोग पढ़ेंगे इसमें लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें बता दूंगा। ये जो चार्ट को मैं दिया, नोट्स दिया, ये नोट्स से सोच के सोच लो। ओके, ऑलराइट, ये हो गया हमारा आयरन कोर, बन गया आयरन कोर। अभी हम लोग वाइंडिंग करेंगे। ऑलराइट, इन two of the limbs, opposite limbs भी लिख सकते हैं, in two of the opposite limbs copper wire of different thickness are wound. ओके, आर वुंड। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा कॉपर ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर वुंड। ओके ओके ओके, द नंबर ऑफ टर्न्स आर डिफरेंट। ओके, द thick copper wire या फिर ऐसे लिख सकते हैं, the winding having less number of turns the winding having less number of turns are made from thin copper wire and less number of turns है ना, मतलब करंट ज्यादा होगा, thick copper wire and more number of turns is having less number of turns are made from thick copper wire and more number of turns are made from thin copper wire. ओके, ये क्यों अलग अलग होगा वो हम बताएंगे अभी थोड़ा देर में जब हम लोग उसका थ्योरी पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा इसका कंस्ट्रक्शन, पता चल गया सबको। ओके, इसमें से एक को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं, एक को सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। दैट आल्सो यू कैन राइट, वन ऑफ द वाइंडिंग is called primary winding and the other is called secondary winding। ओके, उसमें से पहला एक को बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, एक को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑलराइट, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, अगर वोल्टेज को हमको बढ़ाना है
तो प्राइमरी वाइंडिंग लेस नंबर ऑफ टर्न्स का होना चाहिए, और वोल्टेज को घटाना है तो प्राइमरी वाइंडिंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स का होना चाहिए। ठीक है, लिखो। स्टेप अप ट्रांसफार्मर the primary winding should have less number of turns. Okay, less number of turns primary winding. ऐसे ही for step down transformer, the primary winding should have more number of turns. ये हो गया हमारा इसका कंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का थ्योरी क्या है, ये कैसे काम करता है। वर्किंग लिख सकते हैं अभी, वर्किंग। वर्किंग या फिर थ्योरी हम बोल लेंगे उसको। जैसे मैं शुरू से बताया कि ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेनन है, तो थोड़ा मैं फिर से आइडिया दे देता हूं। म्यूचुअल इंडक्शन फेनोमेनन है तो फिर ये कैसे काम करेगा, मैं रफली एक तो सिंपल सा टॉप व्यू लेके कर रहा हूं। ट्रांसफार्मर का मान लेते हैं, ये टॉप व्यू है, बाकी 3 डायमेंशन फिगर करने से और दिखाना पड़ेगा वो सब चीज। और ये हमारा मान लेते हैं एक वाइंडिंग है और ये एक वाइंडिंग है। मैं मान लेता हूं कि अभी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का हिसाब से यूज कर रहा हूं, तो आई कैन सी दैट दिस हैज लेस नंबर ऑफ टर्न्स, दिस हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स। ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग होना चाहिए, ये हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होना चाहिए। तो जिस वोल्टेज को मेरे को बढ़ाना है उस वोल्टेज को मैं यहां पे लगा देता हूं, ये वोल्टेज को यहां पे लगा दिया। ओके, अब क्या होगा देखते हैं क्या होता है। अभी अब क्या होने वाला है कि यहां पे ना करंट फ्लो करेगा, ये सर्किट में, ये प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो सर्किट में करंट फ्लो करने लगेगा। अच्छा, करंट फ्लो करेगा तो ये तो सोलेनोइड जैसा है, तो ये सोलेनोइड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से बनता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहीं बाहर ना चले जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर जो है उसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो क्या करता है, वो हेल्प करता है जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जो इधर उधर जाना चाहता है उसको गैदरिंग करने का हेल्प करता है। तो क्या हो जाता है, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर ना जाके क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे पूरा आयरन कोर जो है इसके अंदर रह जाएगा। अभी मैं एक तो दिखाया, ये दूसरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ऐसे करके कितना होगा, काफी सारे होगा। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आया, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये कॉइल का साथ भी लिंक्ड हो रहा है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि ये जो सेम दूसरा का साथ भी लिंक्ड हो रहा है। अच्छा, अब कोई एक इंस्टेंट में पकड़ लेता हूं, ये मैं दो ठो दिखाया लेकिन मैं 200 मानता हूं। 200 के लिए मैं 2 ठो दिखाया, एक के लिए मैं 100 के लिए मैं 1 ठो दिखाया, 200 के लिए 2 ठो दिखाया, मतलब 200 ठो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंक्ड है इसके साथ करंट फ्लो कर रहा होगा उस समय, तो इसीलिए ऐसा है। अगर मैं कोई दूसरा इंस्टेंट ले लेता हूं तो क्या होगा, करंट यहां पे चेंज हो चुका होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट यहां पे चेंज हो चुका होगा। करंट चेंज हो चुका होगा तो अगर बढ़ा होगा
तो 200 से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे आएगा। मान लेते हैं 250, 250 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट हियर। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस वन चेंज हो गया एंड आल्सो विद दिस वन आल्सो चेंजेस। यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हुआ तो इसमें भी इसके साथ भी कनेक्ट है, तो दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चेंज हो गया। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते ही फैराडेज लॉ बोलता है कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, यहाँ पे कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बस ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा यहाँ पे वो हमारा सेकेंडरी मतलब आउटपुट वोल्टेज हो गया। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया। अगर मैं मानता हूं कि ये जो वायर का रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कर लूं तो यहाँ पे जो वोल्टेज हुआ होगा मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा वो इस प्राइमरी जो इनपुट वोल्टेज है उसके साथ सेम हो जाएगा। मतलब इनपुट वोल्टेज हम दिए, इनपुट वोल्टेज दिए, उसमें से करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड मतलब लाइंस ऑफ फोर्स बना, वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दोनों कोल के साथ लिंक हुआ। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे थोड़ा दिक्कत होने वाला है क्या कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ मतलब ईएमएफ बना, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा। इसका ईएमएफ जो है ये जो अप्लाइड है उसके साथ इक्वल हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस को मैं नेग्लेक्ट कर दूं तो, नहीं तो कुछ ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ भी आ जाएगा। जो चीज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे बाद में, मतलब जब कोई इंजीनियरिंग पढ़ेगा तो। इस लेवल में हम लोग को इतना बताया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल अगर है मानो तो जो इनपुट है वही आउटपुट है। ऐसा जो इनपुट दिया था वही ईएमएफ इंड्यूस हो गया प्राइमरी में। सेकेंडरी में जब तक कोई सोर्स कोई क्या नाम है उसका लोड नहीं लगाया हूं, जो आउटपुट है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज हो गया, सेकेंडरी वोल्टेज हो गया जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो देखो हम यहाँ पे दिए वोल्टेज, वहां पे निकला वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हम दिए तो वहां पे वोल्टेज निकला। ये हमारा आउटपुट साइड है तो वोल्टेज यहां से यहां तक भेज दिया ना। ओके, ये हमारा आउटपुट साइड है। अब बात हो गया क्या, ये जो आउटपुट साइड है ये वोल्टेज बढ़ा या घटा वो कैसे पता करते हैं? चलो डेरिवेशन करके देख लेते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा नंबर ऑफ टर्न्स इसमें प्राइमरी में एनपी है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स एनएस है। तो वर्किंग तो समझ में आ गया ना। चलो फटाफट इसको लिखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या ये डेरिवेशन देखते हैं, क्या इसमें डेरिवेशन से क्या निकल के आ सकता है। जल्दी जल्दी लिखते हैं ना। लिखो व्हेन voltage to be step up is connected to the primary winding current starts flowing in the circuit, primary circuit. So a magnetic field will be established in the primary winding. Full stop. The soft iron core helps to gather these magnetic lines of force, gather the magnetic lines of force and keep these within itself. Hence, magnetic lines of force also linked with the secondary coil. Magnetic lines of force also linked with the secondary coil. Okay, उसके बाद as the current is changing continuously,
as the current is changing continuously in primary winding, bracket है being AC, so strength of magnetic field and hence the number of magnetic lines of force linked with both the coil changes. Linked with both the coil changes. So, flux linked with both the coil changes. Flux linked with both the coil changes. Hence, EMF will be induced in both the coils. EMF will be induced in both the coils. Okay? चलो अब लिखते हैं. Let EP is equal to input voltage, ES is equal to output voltage, EP is equal to induced EMF in primary winding. Okay, ES is equal to induced EMF in secondary winding. NP is equal to number of turns in primary winding. NS is equal to number of turns in secondary winding. NS greater than NP, क्योंकि मैं स्टेप अप के लिए बोल चुका हूं कि इसीलिए सेकंड का क्या नंबर ऑफ टर्न फास्ट नंबर ऑफ टर्न से ज्यादा है. तो इतना हो गया. अब चलो आगे लिखते हैं. हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ. ईएमएफ इंड्यूस्ड का माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये होता है ना. ठीक है. और एक तो चीज वो भी लिख देते हैं. फाई इज इक्वल टू flux linked with both the coils. इंस्टेंटेनियस है क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू नहीं है, चेंज होता है. ओके, तो therefore EP is equal to minus NP into d phi by dt. ES is equal to minus NS into d phi by dt. Okay? If resistance in primary winding is negligible, have been neglected, then small EP is equal to capital EP. मतलब जितना इंड्यूस्ड हुआ है उतना ही हमारा अप्लाइड है. If the secondary side is open, then small ES is equal to capital ES. Therefore, capital EP is equal to minus NP d phi by dt. Capital ES is equal to minus NS d phi by dt. So,
कैपिटल ES बाय कैपिटल EN इज इक्वल टू EP इज इक्वल टू NS बाय NP। ओके, इसको हम लोग K नाम से जानते हैं और कोई कोई बुक में और नाम भी दिया होता है। K अगर मैं ले लूं तो प्रोपोर्शनल हो गया तो कांस्टेंट K हो गया। K को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। K इज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इफ K ग्रेटर देन 1 मतलब वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हो गया। K लेस देन 1 मतलब वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया। इतना तो पता चल ही गया होगा कि अगर K ग्रेटर देन 1 हो स्टेप अप, K लेस देन 1 स्टेप डाउन। अब जरा देखते हैं कि ये स्टेप अप हुआ कि नहीं। हम तो लिखे थे कि NS ग्रेटर देन NP लिखे थे, सवाल में लिखे थे कि NS ग्रेटर देन NP, यहाँ पे लिखे थे NS ग्रेटर देन NP। तो देखते हैं कि सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड का वोल्टेज से ज्यादा है कि नहीं। ओके, इतना तो हो गया सबका। चलो आगे देखते हैं। As ES greater than EP, NS greater than NP implies NS by NP greater than 1. Therefore, ES by EP greater than 1. तो ES is greater than EP. तो वोल्टेज बढ़ा कि नहीं? वोल्टेज बढ़ गया, तो इसीलिए हम इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अगर NS लेस देन NP लेता तो ये कम हो जाता। गॉट इट ना? ओके, चलो ये हो गया हमारा रिलेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें से काफी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे कि ये ट्रांसफार्मर में हम इनपुट कितना पावर दे रहे हैं और आउटपुट कितना पावर निकल रहा है। अच्छा, जैसे पावर का फॉर्मूला है क्या? पावर का फॉर्मूला है हमारा करेंट इनटू वोल्टेज। तो इनपुट पे तुम्हें वोल्टेज दिया तो कुछ ना कुछ तो करंट आया ही होगा उसमें। तो मान लेते हैं IP हो गया इनपुट करंट और IS हो गया आउटपुट करंट। अगर उसमें कुछ लोड लगा दे तो, लोड नहीं लगाएंगे तो करंट नहीं बहेगा। IS हो गया क्या? आउटपुट करंट। ठीक है, चलो लिखते हैं। मिटा रहा हूं इसको, है ना। उस साइड वाला हो गया ना, उस साइड वाला मिटा रहा हूं उसके। ओके, if IP is equal to primary current, IS is equal to secondary current, alright, IS in power primary current, IS secondary current, and the losses of transformer is neglected. अगर IS इनपुट करंट हो गया, IP इनपुट करंट हो गया, IS सेकेंडरी या फिर आउटपुट करंट हो गया, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर लॉसेस नेग्लेक्ट कर लिए। मतलब इनपुट पावर जो भी दिए हैं आउटपुट पावर वही निकलेगा। एंड दिस वन, देन इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, जो एक्चुअली में होता नहीं है। लॉस तो 100% होता है कहीं ना कहीं, कितना कम हो बेसी हो कुछ ना कुछ लॉस तो होता है। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि दोनों इक्वल है तो क्या होगा? इनपुट पावर, इनपुट वोल्टेज EP है इनटू करंट IP हो गया। इनपुट पावर हो गया हमारा ES इनटू ये हो गया IS। दिस इज व्हाट यू।
तो देखते हैं ना ES बाई EP कितना निकलता है यहाँ पे, फिर ES बाई EP इज इक्वल टू IP बाय IS। ओके, तो ES बाई EP जो होता है IP बाय IS, क्योंकि ES बड़ा है और EP छोटा है कि नहीं? ES इज मोर देन दिस, इसका मतलब हो गया क्या? प्राइमरी करंट ज्यादा होगा और सेकेंडरी करंट कम होगा। तो हमको पता है as ES greater than EP, यहां पे देखो हम लोग प्रूव कर लिए हैं, implies IP greater than IS, implies IS less than IP। सेकेंडरी करंट कम हो गया, प्राइमरी करंट ज्यादा था, समझा? सेकेंडरी करंट कम हो गया, प्राइमरी करंट ज्यादा था। इसका मतलब हो गया क्या कि वोल्टेज इस तरफ ज्यादा है, करंट उस तरफ कम है, क्योंकि वोल्टेज हमारा सेकेंडरी में ज्यादा था, सेकेंडरी में करंट कम है। ऐसे वोल्टेज जहां पे कम है, करंट वहां पे ज्यादा है। इसीलिए जहां पे हमको वोल्टेज कम देना पड़ता है क्योंकि वहां पे करंट ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए उस जगह में हमको क्या करना पड़ता है? थिक करंट, थिक वायर देना पड़ता है। थीन देंगे तो रेजिस्ट करेगा, जो करंट नहीं जा पाएगा। इसलिए जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है वहां पे हम क्या करते हैं? ज्यादा मोटा वाला वायर वुंड करते हैं, और जहां पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है वहां पे करंट कम जरूरत है, वहां पे पतला वायर लेते हैं। ठीक है, ओके, इतना हो गया, क्लियर हो गया? चलो लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट। सो when voltage increases, current decreases in transformer and vice versa, and vice versa। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का थ्योरी, डेरिवेशन जो है यहीं से आएगा। इसको हम इसके साथ भी इक्वेट कर पाएंगे। एक लाइन लास्ट में हम ये भी लिख सकते हैं, therefore ES by EP is equal to NS by NP is equal to IP by IS is equal to K लिख सकते हैं। ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया, जिसको यूज करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और पावर के लिए फॉर्मूला E into I है, वोल्टेज into करंट। क्लियर इतना? चलो अब बात आ गया क्या ये ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होता है? अगर होता है तो क्या क्या लॉसेस होता है और उसको मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं? इन डिटेल्स तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नहीं, हमारा पोर्शन में इतना सारा ज्यादा है नहीं, क्योंकि डिटेल्स में बहुत सारे चीज कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, बट हमको नॉर्मली ऊपर थोड़ा देखना है कि क्या क्या इसका लॉसेस हो सकता है। ठीक है, हेडिंग लिख लो, लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर। लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, नंबर 1 हम लिख सकते हैं क्या? आयरन लॉस। मैं अभी जो ट्रांसफार्मर पढ़ाया उसमें आयरन कहां पे यूज हुआ है? सॉफ्ट आयरन कोर, तो वहां पे आयरन हुआ है, मतलब उसी जगह में कुछ करंट आ रहा, उसी जगह में कुछ लॉस हो रहा होगा। जो भी लॉस आएगा यहाँ पे हीट का थ्रू में हमको दिखाई देगा कुछ लॉस। ओके, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर गर्म तो होता है ना, पता है। अगर ट्रांसफार्मर में हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफार्मर जब काम करते रहेगा तो गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए काफी सारा बनाया गया चीज, वो सब चीज पता, मतलब हम अभी नहीं पढ़ रहे, क्योंकि जैसे मैं बताया कि अभी जो हम ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं वेरी बेसिक सा चीज पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बहुत कुछ अलग होता है, उसमें हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर देखने जाएंगे तो कहाँ पे सबस्टेशन वगैरह में वो सब 3 फेज ट्रांसफार्मर रहता है, उसमें जैसे भी कंस्ट्रक्शन बनता है उस टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कुछ अलग टाइप का कंस्ट्रक्शन होता है। यानी हम क्या बोल रहे थे कि आयरन लॉस के बारे में बोल रहे थे। तो क्या होता है कि ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, आयरन का अगर लेंगे या फिर कोई भी सॉलिड लेंगे, मेटल बॉडी का बारे में बात करेंगे, अगर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक लाइंस के ऊपर या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स बनते रहेगा तो वो जगह में ना करंट ना अपने आप भी बनता है, करंट अपने आप बनता है। जैसे कैसे, क्या बोलो, इलेक्ट्रॉन घूमता है, मान लेते सर्कल बना दिया तो वहां पे करंट बन गया। तो जैसे ये मैं कॉपी ले लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम लिया तो करंट बन गया, यहाँ पे घूम लिया ये करंट बन गया, यहाँ पे घूम गया करंट बन गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडी करंट। ठीक है, फिर ऐसा, ये मैं पहला पेज दिखा रहा था, अब दूसरा पेज में भी घूम रहा होगा तो भी होगा, तीसरा में घूम रहा हो भी होगा ऐसा। अच्छा, मैं ऐसा दिखा रहा हूं, अब सोचो कि इस टाइप का भी तो गोल घुमा सकता हूं, इस टाइप का गोल, इस टाइप का गोल घुमा सकता हूं, मतलब ये जो थिकनेस है वैसे में इस टाइप का गोल, इस टाइप का गोल, इस टाइप का गोल वो भी घुमाया जा सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारे हो सकता है। जैसे जैसे क्लोज लूप बनते जाएगा वैसे वैसे करंट फ्लो करते रहेगा, तो उस करंट को हम लोग बोलते हैं क्या, एडी करंट, ई डी डी आई, ई डी डी वाई, ई डी डी वाई, एडी करंट। ओके, ये कॉपर लॉस भी, सॉरी आयरन लॉस भी बोलते हैं, इसको एडी करंट लॉस भी बोलते हैं। मतलब जब क्या नाम है उसका, ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज जब ये होता है, क्योंकि करंट तो काम किस में किया, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ने काम किया, तो ये जब उसका अंदर में करंट लूप बनते सब करंट लूप सब बनते जाएगा तो वहां पे करंट फ्लो करते रहेगा, तो उस करंट के लिए कुछ लॉसेस आएगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए इसीलिए हम लोग क्या क्या एक ठो ले लिए, क्योंकि मेहनत तो बहुत पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे एक एक ठो पेज लेके फिर उसको लेमिनेट करेंगे, फिर उसको चिपकाएंगे, फिर इसको नॉट बोल्ट करेंगे, तो उसमें तो मेहनत बहुत लगेगा, खर्चा भी लगेगा, लेकिन वो वन टाइम खर्चा है। लेकिन अगर वो हम नहीं करते तो क्या होता कि इस साइड में बहुत सारे और आयरन लॉस होता, जो कि कंटिन्यूअसली होता है। जब ट्रांसफार्मर चल रहा होगा, काम कर रहा होगा, उससे में उसका लॉसेस होते रहेगा। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का शीट्स सब लेके उनको एक का ऊपर दूसरा, दूसरा का ऊपर तीसरा ऐसे डाल के उनको नॉट बोल्ट में टाइट करके आयरन कोर बनाते हैं। ठीक है, लिखो, ये आयरन लॉस हो गया। इन आयरन कोर एडी currents are continuously eddy currents are continuously flowing. So we get some losses which is called iron loss. It can be minimized, it can be minimized by breaking या फिर reducing the eddy current. For this reason, we construct the iron core by thin laminated sheets of soft iron. ओके, चलो नंबर 1 खत्म। नंबर 2 एडी करंट लॉस हो गया, ये हो गया एडी करंट लॉस या फिर आयरन लॉस उसको बोलते हैं। फिर कॉपर लॉस, कॉपर लॉस समझ में आ रहा है? कॉपर कहां पे यूज हुआ है? वेयर में, वेल्डिंग्स में।
तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है मतलब कुछ हीट तो जनरेट होगा, वहां से कुछ लॉसेस आएगा। ओके, तो उस लॉस को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, वेयर जो होता अच्छा ये का यूज करते हैं, थोड़ा मोटा भी यूज करते हैं ताकि उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है, लिखो जल्दी से लिखो। क्या 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 कॉपर लॉस ना। ऑलराइट, some losses due to heat are taking place in the windings. In the windings, इसको हम कम नहीं कर सकते, इसको हम मतलब हटा नहीं सकते। In windings, this can be minimized. This can be minimized by using wires of low resistance. ओके, ये हो गया हमारा कॉपर लॉस। फिर लिखो तीसरा हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस नंबर 3 लिखो, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसको हम क्या करते हैं, पहले मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डीमैग्नेटाइज करते हैं। ओके, फिर रिवर्स ऑर्डर में मैग्नेटाइज करते हैं, फिर वो डीमैग्नेटाइज करते हैं। हम करते हैं कि मतलब क्या हो गया, वो जो कॉइल है ना, वाइंडिंग में एसी फ्लो कर रहा है, तो एक बार वो जो सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करता है एक डायरेक्शन में, फिर जब उसमें उल्टा करंट बहता है तो उल्टा डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करता है। तो उसके लिए ये जो कर्व देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। जैसे ये वाला हो गया हमारा क्या, स्टार्टिंग पॉइंट जब सॉफ्ट आयरन कोर था। अभी क्या हो गया, हम क्या करंट फ्लो कराएं। ओके, करंट फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा, तो वो आयरन कोर जो है आस्ते आस्ते मैग्नेटाइज होते जा रहा है। मैग्नेटाइज ऐसे होते गया, करंट पीक तक पहुंच गया, तो यहां तक वो मैग्नेटाइज हुआ। अब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, करंट डायरेक्शन नहीं सॉरी पीक मतलब ऊपर गया, ऐसे जा रहा है ना करंट, मैक्सिमम हो गया तो अब यहां तक पहुंच गया। अब करंट का मैग्नीट्यूड कम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड कम हो गया, तो मतलब वो क्या डीमैग्नेटाइज होने लगेगा फिर। ओके, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड करंट नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ रहा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, तो उसको मैग्नेटाइज करते गया। फिर क्या हो गया, जब करंट मैक्सिमम हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गया होगा, उसके बाद करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो क्या हो गया, वो डीमैग्नेटाइज होते लगेगा, डीमैग्नेटाइज होके यहां तक पहुंच गया, करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लेकिन जीरो नहीं होगा, वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह जाता है उसके अंदर, फिर भी जीरो नहीं होता है। फिर उसको जीरो करने के लिए क्या होता है, करंट को वापस दूसरा डायरेक्शन में लेना पड़ता है ताकि उसको डीमैग्नेटाइज पूरा कर ले। यहां तक डीमैग्नेटाइज हो गया, करंट दूसरा तरफ मैक्सिमम यहां तक पहुंच गया। ओके, तो उसके बाद ऐसे करके गया। अब हुआ क्या कि ये जो एरिया बना ना, ये एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या, हिस्टेरेसिस लूप। मतलब ये लूप होते हैं, लूप बोलने से ये बार बार उसमें जो एरिया बना, ये जो एरिया है ना, ये कितना एनर्जी लॉस होता है उसको बताता है। जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा एनर्जी, जितना कम एरिया उतना कम एनर्जी लॉस हुआ। तो हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का वही भी एक कारण है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करने का, कि उसका जो होता है ये जो हिस्टेरेसिस लूप होता है उसका एरिया काफी कम होता है। ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ऑलराइट, लिखो in transformer the soft iron core is continuously undergoes magnetizing and demagnetizing. So a loss is taking place in each cycle
due to the hysteresis loop. Due to the hysteresis loop. This is minimized. This is minimized by selecting such material having, ब्रैकेट में सॉफ्ट आयरन लिख सकते हैं, having small area in hysteresis loop. Okay, alright, okay. अब ये हमारा तीसरा लॉस हो गया. चौथा लॉस हो गया हमारा क्या? फोर्थ लॉस हो गया हमारा क्या? लीकेज फ्लक्स. लीकेज फ्लक्स. लीकेज फ्लक्स लॉस क्या होता है? जो मैं बताया कि यहाँ पे जैसे फास्ट कंडक्टर में करंट फ्लो किया, ओके, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बना. वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है सारे के सारे वो क्या आयरन कोर के अंदर में रह गया. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है. कुछ तो हमारा लॉसेस में चले जाता है, बाहर चले जाता है, वो सॉफ्ट आयरन कोर का बाहर चले जाता है. सो दैट इज लॉस ऑफ क्या? लीकेज फ्लक्स. ओके, अब फ्लक्स लॉस होने से मतलब ईपी या फिर हमारा जो ईएस का बात कर रहे थे वो तो उतना नहीं आएगा जो हम दिखा रहे हैं. ओके, ये कैलकुलेशन सब हम लोग बाद में जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे उस समय हमारा कैलकुलेशन भी है पूरा कितना लीकेज फ्लक्स होता है. ठीक है, लिखते हैं अभी. The primary and secondary winding are not coupled perfectly or cannot be coupled perfectly. So the magnetic lines of force in the secondary winding will not be same as in primary winding. Some losses will always take place. Some losses will always take place. Okay. Therefore, the output power will not be same as the input power. The output power will not be same as the input power. ओके, तो अब लिख सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. तो एफिशिएंसी हो गया ईएस इंटू आईएस बाय ईपी इंटू आईपी. ये हो गया एफिशिएंसी. इट कैन नॉट बी 100%. इट कैन नॉट बी 100%, बट हम इसको जितना मैक्सिमम चाहेंगे कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम करने. क्लियर? अब ये बात हो गया क्या कि ये तो समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर क्या चीज होता है, उसमें लॉसेस वगैरह क्या होता है. अब ये बात हो गया कि हम लोग जहां पावर जनरेट करते हैं वो पावर हम दूसरे जगह को भेजने के लिए हम उसका वोल्टेज को क्यों बढ़ाते हैं? क्या कारण है कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं? उसका कारण सुनो. जैसे मान लेते हैं कहीं एक जगह में पावर जनरेट होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. इलेक्ट्रिसिटी बोलने से वोल्टेज और करंट उसमें प्रोडक्ट करोगे तो पावर जनरेट होगा. जैसे हम लोग बोलते हैं कि इतना मेगावाट पावर प्लांट, इतना मेगावाट पावर प्लांट, ये सब है ना. तो जैसे कहीं पे पावर जनरेट हुआ, मान लेते हैं मैं बोल रहा हूं कुछ ऐसा 22,000 वाट का पावर जनरेट हुआ. इसको हम लोग 22 किलोवाट भी बोलते हैं. 22 किलोवाट हम लोग का तो मेगावाट में चलता है पावर. ओके, इतना पावर जनरेट हुआ. और मान लेते हैं मैं क्या करता हूं कि मेरा घर में सप्लाई कितना आता है 220 वोल्ट का. मैं 220 वोल्ट का सप्लाई जो वोल्टेज है वही वोल्टेज में भेजता हूं. ये हमारा पावर स्टेशन है, पावर जनरेटिंग स्टेशन.
और ये हमारा होम है मान लेते हैं। मेरे को 220 वोल्ट चाहिए, ये इतना पावर जनरेट होता है। तो ऐसे हमको पता है कि P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। P का जगह में 22,000 कर देते हैं, V हो गया 220 इंटू आई, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 एम्पियर। पक्का ना? क्लियर? चलो अब ये हो गया एक बात। दूसरा बात, मैं सोच रहा हूं कि ना 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 इसको मैं 220 वोल्ट में नहीं छोड़ूंगा जहां से सप्लाई हुआ था, अब इसको मैं छोड़ता हूं कुछ और वोल्टेज में 20 किलोवाट पर। मैं इसको 22 किलो वोल्ट में ही छोड़ना हूं, मतलब 22 किलो वोल्ट वहां पे 22 किलो वोल्ट कर दिया ट्रांसफार्मर लगा के, फिर इतना वोल्टेज में छोड़ना चाहता हूं। तो फिर करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा बोलो? 1 एम्पियर। अच्छा अब देखते हैं क्या सिचुएशन निकल के आता है। ये हमारा पावर जनरेशन स्टेशन है, ये हमारा होम है, होम टाउन है बोल देते हैं, होम टाउन। ये मान लेते हैं हीराकुद है, ये मान लेते हैं राउरकेला है, कुछ हीराकुद से राउरकेला मान लेते हैं कुछ 200 किलोमीटर का आसपास है। कितना है यहां से यहां तक? 200 किलोमीटर। ओके अच्छा यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर कोई गाड़ी में तो नहीं आएगा, इसको हमको क्या वायर का थ्रू में देना पड़ेगा। मतलब हीराकुद से या फिर ये पावर जनरेटिंग स्टेशन से होम टाउन जो कि 200 किलोमीटर है, वहां से वहां तक हमको वायर लगाना पड़ेगा। अगर मैं 220 वोल्ट में देता हूं तो मेरे को ऐसे वायर लगाना पड़ेगा जहां पे कि 100 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। अगर मैं 22 किलो वोल्ट में देना चाहता हूं, मेरे को ऐसे वायर लगाना पड़ेगा जहां पे 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो मतलब यहाँ पे करंट कम एम्पियर का चाहिए, यहाँ पे करंट ज्यादा एम्पियर। करंट ज्यादा एम्पियर का मतलब ज्यादा थिक वायर है, मोटा वाला वायर चाहिए। मतलब अगर 220 वोल्ट में मैं दूंगा तो ज्यादा करंट, मतलब ज्यादा मोटा वाला वायर हमारा वहां से आना चाहिए, यहां से यहां तक। और जो हमको पता है कि कोई भी वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो वो I2R का फॉर्मूला में हीट जनरेट करता है। क्योंकि करंट 100 एम्पियर है तो उसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो उतना इंटू आर रेजिस्टेंस, तो इतना हीट तो यहाँ पे जनरेट, मतलब क्या हीट होते रहेगा। कौन सा? ये वायर जो है हीट होते रहेगा। और ये पावर भी है, इसमें टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट होगा, पावर भी है ये। मतलब इतना पावर तो खा जाएगा यहां तक पहुंचते पहुंचते, और क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 22 किलोवाट था और ये यहाँ से पावर लॉस होते होते आके यहाँ पहुंचने तक अगर मिलेगा क्या हमको? कुछ नहीं मिलेगा, काफी कम पावर मिलेगा जो कि हमारा कोई काम का नहीं। लेकिन अगर मैं 22 किलोवाट में भेजता हूं तो 1 एम्पियर, I2, आई का वैल्यू देखो अभी 1 हो चुका है, I2R, R थोड़ा ज्यादा होगा लेकिन फिर भी करंट जो है मतलब I2R लॉस वेरी लेस हो जाएगा। यहां तक मेरा पावर मान लेते हैं मैं यहाँ पे 22 किलोवाट छोड़ा, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितना 20 किलोवाट पहुंचा, फिर भी 20 किलोवाट तो पहुंचा, 22 किलोवाट में छोड़ा लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 20 किलोवाट। जबकि यहाँ पे अगर मैं करता ना, यहाँ पहुंचते पहुंचते वो 2 किलोवाट हो गया होगा या फिर 0.2 किलोवाट हो गया होगा, तो फिर क्या फायदा? इसीलिए क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं वोल्टेज को। जहां पे पावर जनरेट होला 22 किलोवाट का पावर जनरेट हुआ, उसका वोल्टेज को बढ़ा दिया 22 के भी। 22 के भी क्या, वो तो ज्यादा आता है, 132 के भी तक आता है। हमारा जो क्या पावर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, जो लाइन जाता है ना फील्ड वगैरह में देखा होगा उस समय, तो वहां पे जो होता है वो बहुत हाई वोल्टेज वाला वायर होता है। ओके, दूसरा, अगर 100 एम्पियर वाला करंट जाता तो काफी मोटा वायर लगाना पड़ेगा, तो यहां से यहां तक लगाने में खर्चा भी तो बहुत आ जाएगा। तीसरा, अगर यहां से यहां तक लगा होगा तो यहां पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोल लगाएंगे
वो पोल का भी डिस्टेंस पास पास रखना पड़ेगा, वो भी खर्चा बढ़ गया। पोल का डिस्टेंस पास पास क्यों रखना पड़ेगा? पतला वाला वायर अगर 2 पोल यहाँ पे 100 मीटर डिस्टेंस में रखा होगा, मोटा वाला वायर को अगर 100 मीटर डिस्टेंस में रखा होगा तो क्या होगा? झूल जाएगा वो नीचे। तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि वो भी कम होना चाहिए। क्या चीज? पतला वायर होगा तो वो नंबर ऑफ पोल्स यूज्ड वुड बी लेस, और दूसरी तरफ जो है खर्चा भी, मतलब हम लोग को इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ रहा है, लॉसेस भी कम हो रहा है, और पावर जितना हम भेजते हैं यहां से दूसरी तरफ कुछ लॉसेस तो होगा डेफिनेटली, लेकिन होगा। दिस इज व्हाई वी आर क्या ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस with the help by increasing the voltage. So many advantages are there. Okay? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर खत्म हो गया।